फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेवीज वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ पिक्चर्स। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। Night of clashes came just as Jews began observing the week-long Passover holiday and right in the middle of the Muslim holy month. ये थी करंट सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं कुछ साल पहले की। एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत साल पहले की। 1993 में इजराइल और पैलेस्टीन बहुत करीब आ गए थे दोस्ती के और एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के, लेकिन बजाय इसके कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकलता, उल्टा जंग मजीद बढ़ गई और नौबत यहाँ तक आ गई। अब जहाँ पर ये इजराइल वाक़या है, इस जगह पर हजारों सालों से लड़ाई चल रही है और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया में है। पर अब सोचने की बात ये है कि इस जगह में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हजारों सालों से इस हद तक जो है वो जंग चल रही है। और इजराइल इतनी छोटी सी कंट्री होने के बावजूद किस तरह से सारी अरब कंट्रीज को हराता जा रहा था। इसके अलावा आए दिन हम लोग न्यूज़ में गाजा पट्टी, टेम्पल माउंट, फिर वेस्ट बैंक, फिर हमस, इस सब के नाम सुनते आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि आखिर ये लड़ाई है क्या, ये सब नाम सुनने में आए दिन क्यों आते रहते हैं और क्यों इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स और पूरी दुनिया भी मिलके इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही, और इस जगह में ऐसा स्पेशल क्या है। अब इजराइल और पैलेस्टीन के मैप को देख लेते हैं। अब यहाँ पर इजराइल का आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा, लेकिन पैलेस्टीन को ढूंढना पड़ता है। अब ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये कहलाता है वेस्ट बैंक, और ये जो ग्रीन स्ट्रिप आप लोग को नज़र आ रही है ये है गाजा स्ट्रिप। उसके बाद अगर आप लाइट ग्रीन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और डार्क ग्रीन एरिया में पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट रूल करती है, और ये जो पिंक एरिया है यहाँ पर इजराइल के लोग रहते हैं। अब आप लोगों को ये मैप देखने में और सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि क्या यहाँ से निकलो और तो इजराइल आ जाता है, इजराइल से फिर निकलो, थोड़ा आगे जाओ फिर पैलेस्टीन आ जाता है, फिर थोड़ा लेफ्ट में जाओ फिर इजराइल आ जाता है। तो ये मैप थोड़ा सा अजीब सा ही है। अगर इसको काउंट किया जाए तो मोर देन 100 पीसेस हैं इस प्लेस के। जेरूसलम ही मेन रीजन है क्रिश्चियन, जूस और मुस्लिम्स में कॉन्फ्लिक्ट होने के। अब ये किस्सा शुरू होता है 1046 BC में, जब यहाँ पर किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। यहाँ जूस रहते थे और इसको जूस किंग सोलोमन रूल किया करते थे। किंगडम ऑफ इजराइल का कैपिटल था जेरूसलम। इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने जूस का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, जिसका नाम था टेम्पल माउंट। इस टेम्पल में जूस रेगुलर पूजा किया करते थे, पर 586 BC में बेबीलोनियन आते हैं, वो इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़ देते हैं। फिर पर्शियंस फर्स्ट टेम्पल को दोबारा बनवाते हैं। देन फर्स्ट टेम्पल का नाम सेकंड टेम्पल पड़ जाता है। अब रोमन एम्पायर आते हैं और वो एक दफ़ा फिर से इस टेम्पल को तोड़वा देते हैं। अब इस दफ़ा इस टेम्पल की सिर्फ एक वॉल बचती है, और इस टाइम पर बहुत से जूस जो हैं वो शिफ्ट होकर यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि उनको मारा जा रहा होता है। अब जो कुछ फैमिलीज जूस में बची थी, उनमें से एक फैमिली में जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं। अब इसका मतलब कि जीसस एक्चुअली में जूस में से थे, लेकिन वो थे तो जूस में से, पर वो जूस की आइडियोलॉजी से हटकर क्रिश्चियनिटी पर टीचिंग देने लगे, और इसी वजह से वो फेमस तो बहुत हो गए, लेकिन जूस उनसे नफरत करने लगे। और वो नफरत इस हद तक बढ़ गई कि जूस ने उनको क्रॉस पे लटका कर कील ठोक दी, जिस वजह से उनकी जान चली गई। और इसी वजह से आज तक जूस के बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन चुके हैं। अब ईयर 306 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर किंग वेलेरियस की डेथ हो जाती है और उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो है वो राजा बन जाते हैं। अब जैसे ही वो राजा बनते हैं तो उनको क्रिश्चियनिटी पसंद आने लगती है और वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। उनके क्रिश्चियन बनने की देर थी और रोम में बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी फैलने लगती है।
अब जैसे ही क्रिश्चियनिटी फैलने लगती है तो साथ ही ज्यूज के लिए नफरत भी उतनी ही तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि ज्यूज ही वो थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था। उस वक्त में ज्यूज और रोमन के बीच में बहुत सख्त लड़ाई होती है, बहुत खून खराबा होता है और ज्यूज को वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है। अब मोस्टली ज्यूज जो होते हैं वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही ज्यूज वहां से जाते हैं तो जो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट थे वो वहां पे एक चर्च बनाते हैं। इस चर्च का नाम होता है चर्च ऑफ द हॉली सेपल्कर, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है माउंट टेम्पल से, जिसको अल हरम शरीफ कहा जाता है। 38 एडी में रोमन्स को हराने के बाद अरब आर्मी ऑफ उमर वहां पर रूल करने लगी और उनके रूल के दौरान अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रोक वहां पर बनवाया गया और वहां पर नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं थे। अब ये सब जान के आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज में इस जगह की, इस 37 एकड़ की जो जगह है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। अब ज्यूज वहां से डिफरेंट वॉर्स की वजह से, और जब कोई आता था कब्जा करता था और उनको जो है वो मारते थे और वॉर होती थी तो वहां से शिफ्ट हो जाते थे और ज्यादातर जो ज्यूज हैं वो यूरोप में चले जाते थे। तो उसकी वजह से वो अपनी जगह तो छोड़ गए लेकिन वो कभी भी अपनी जगह को भूले नहीं और वो दुनिया में जहां कहीं भी रहते थे वो टेम्पल माउंट की तरफ मुंह करके ही जो है वो अपना पूजा किया करते थे। इवन 1981 में उन्होंने पूरी एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई जिसका नाम उन्होंने ज्यूइज्म रखा था और जिसका पर्पस था कि हमारा जो उनका एरिया है वो उनको वापस दिया जाए। अब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है जिसमें एक साइड पर होते हैं यूएस, यूएसएसआर और ब्रिटेन जिसको ज्यूज की सपोर्ट होती है और दूसरी साइड पर होता है जर्मनी जिसको ऑटोमन एम्पायर की सपोर्ट होती है। लेकिन इन रिजल्ट जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो ब्रिटेन वो वर्ल्ड वॉर जीत जाता है। अब क्योंकि ज्यूज ने ब्रिटेन को खुल के सपोर्ट किया था तो ब्रिटेन का उसको रिवॉर्ड देना तो बनता था। अब जैसा कि ब्रिटेन ने बेलफोर्ट डिक्लेरेशन में लिखा था ब्रिटेन ने वैसा ही किया, वो ज्यूज को पैलेस्टीन यानी कि ज्यूज जहां रहते थे वहां पर भेजना, माइग्रेट करना स्टार्ट हो गया। लेकिन इस वक्त पैलेस्टीन में जो है वो अरब रह रहे थे और अरब की जो वहां पे तादाद है वो बहुत ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली अरब ने इस बात को जो है वो अगेंस्ट गए। उन्होंने जो है इस बात की खिलाफ वर्जी की कि आप इनको यहाँ पर क्यों भेज रहे हैं। अब ज्यूज जो हैं वो जैसे जैसे माइग्रेट होते थे वो थोड़ी थोड़ी जगह पकड़ के वहां पे रहने लग जाते थे और क्योंकि उस वक्त ज्यूज को फंडिंग भी मिल रही थी तो वहां पे लैंड ले पा रहे थे वो लोग अपना। तो अब पॉपुलेशन की बात कर ली जाए तो उस वक्त वहां पर 4.7 लाख टोटल पॉपुलेशन थी जिसमें से सिर्फ 25,000 जो थे वो ज्यूज थे। लेकिन देखते ही देखते जो है वो ज्यूज लाखों की तादाद में चले गए। अब कहने को तो ब्रिटिश ये कह रहे थे कि हम लोग जो है वो पीस चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो वहां पर ज्यूज को माइग्रेट करवाए जा रहे थे जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो पीस है वो तो पॉसिबल नहीं था। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ साल बाद पता चला कि असल में ब्रिटेन जो है वो जानबूझ के ये कर रहा था और इसमें ब्रिटेन का अपना फायदा था। अब उस वक्त में हिटलर जो है वो बहुत से ज्यूज को मार रहा था और उसी टाइम में यानी कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ तो जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने जर्मनी यानी हिटलर का साथ दिया और जो ज्यूज थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के अपने पूरे जोर शोर से यूएस, यूएसएसआर और ब्रिटेन का साथ दिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि वो हिटलर के खिलाफ जा सकते थे। तो अब पता नहीं कि ऐसा क्या है ज्यूज में कि वो आज तक कोई वॉर नहीं हारे हैं और उस वक्त भी यही हुआ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और जो ज्यूज हैं वो जीते और उन्होंने बहुत से अपनी जो जाने हैं वो भी गंवाई उस वॉर में, तो उनका रिवॉर्ड जो है वो ऑब्वियसली बनता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने जो बेलफोर्ट डिक्लेरेशन थी उसको यूएन में प्रेजेंट किया जिसका मकसद ये था कि अब ज्यूज को उनकी जो कंट्री है वो वापस दे दी जाए यानी कि पैलेस्टीन वापस दे दिया जाए। जिसका नतीजा ये निकला कि फिर जो यूएन थी उन्होंने एक कमेटी बनाई 11 लोगों की जिसमें 11 डिफरेंट मुल्कों के लोग थे। वो पैलेस्टीन का उन्होंने विजिट किया, सारा जायजा लिया जिससे उनको पता चला कि वहां पर सिर्फ 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ज्यूज की है जबकि 2/3 पॉपुलेशन अरब की है और तो और सिर्फ 6% लैंड जो है वो ज्यूज के नाम है, बाकी
जो है वो पैलेस्टीनियन यानी कि अरब के नाम है। तो उन्होंने इसका फैसला क्या किया कि इसको पार्टीशन कर दिया जाए, इस एक कंट्री को दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया जाए, एक बना दी जाए इजराइल और दूसरी बना दी जाए पैलेस्टीन। इजराइल में जो होंगे वो ज्यूज रहेंगे, जो पैलेस्टीन होंगे वहां पे अरब यानी कि पैलेस्टीनियन जो होंगे वो रहेंगे। ने जो पार्टीशन किया उससे ज्यूज तो बहुत खुश थे, लेकिन अरब खुश नहीं थे। तो अरब कंट्रीज ने मिलकर जो है ये फैसला किया कि अब हम जो है वॉर करेंगे इजराइल के खिलाफ और वो जो हिस्सा है इजराइल का उस पर कब्जा कर लेंगे। अब अरब कंट्रीज बहुत ज़्यादा थी, यानी कि इजिप्ट, फिर लेबनान, फिर सीरिया, सऊदी अरेबिया और भी काफ़ी थी। तो इन्होंने मिलकर ये फैसला किया और सबको ये लग रहा था कि ये बहुत इजीली जीत जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रीज है, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हुआ और इजराइल ये वॉर जीत गया। और हमें नहीं पता कि इजराइल ने ऐसा क्या किया, बट वो ये वॉर जीत गया और जितना हिस्सा यूएन ने उसको दिया था उससे भी ज्यादा उसने कब्जा कर लिया। 1950 में इजराइल ने लॉ ऑफ रिटर्न पास किया, जिसका मकसद था कि ज्यूज चाहे किसी भी कंट्री में रहते हों लेकिन उनको इजराइल की नेशनैलिटी मिल जाएगी और वो जब चाहेंगे वो इजराइल वापस आ सकते हैं। फिर 1964 में अरब कंट्रीज ने मिलकर इजिप्ट में एक मीटिंग की और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO बनाया, जिसका मकसद था पैलेस्टीनियंस का आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन करना, लेकिन इनका मेन काम था इजराइल को पैलेस्टीन से वापस लेना। फिर इजिप्ट ने कुछ अरब कंट्रीज के साथ मिलकर स्ट्रेट्स ऑफ टायरन, जहां से इजराइल बाकी कंट्रीज को सामान भिजवाता था, वो बंद करवा दी। अब इजिप्ट को पता था कि इसके बाद इजराइल चुप नहीं बैठेगा। फिर 1967 में इजिप्ट ने इजराइल के खिलाफ अरब कंट्रीज के साथ मिलकर अटैक का एक प्लान बनाया, पर पता नहीं इजराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि इजराइल ने फिर से उनको हरा दिया और 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने इजिप्ट का एक हिस्सा कब्जा कर लिया और साथ ही साथ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। फिर यूएन बीच में पड़ता है तो इजराइल इजिप्ट वाला एरिया तो इजिप्ट को वापस कर देता है, लेकिन गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पे वो खुद ही राज। अब 1969 में यासिर अराफात नाम के एक लीडर थे जो PLO के चेयरमैन बन गए और जैसे ही वो PLO के चेयरमैन बने तो फलस्तीन और इजराइल की आमने सामने लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उनकी लीडरशिप में फलस्तीन ने बहुत से अटैक्स इजराइल पे किए, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। इसके अलावा उसी टाइम पे अरब कंट्रीज में ऑयल निकल रहा था, तो अरब कंट्री ने भी ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई इजराइल से ताल्लुक रखेगा तो हम उसको ऑयल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा फलस्तीन ने इजराइल के बहुत से प्लेन्स भी हाईजैक किए। अब इजराइल ये जान चुका था कि PLO आगे जाके इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और PLO के ज्यादातर सिपाही लेबनान में रहते थे क्योंकि इजराइल के आसपास इजराइल उनको टिकने नहीं देता था। तो इजराइल ने बगैर सोचे समझे लेबनान पर अटैक कर दिया और उस अटैक में 1800 से ज्यादा लेबनान मारे गए। फिर 1983 में पैलेस्टीनियंस ने एक पैक्ट जो है वो पेश किया इजराइल को कि ठीक है हम सुलह करके रह लेते हैं, हम पीसफुली रह लेते हैं दोनों कंट्रीज, तो जो यूएन ने हमें पार्ट दिया था वो हमारा हो जाएगा। मतलब जिस तरह से यूएन ने पार्टीशन किया था उसी पार्टीशन पे हम लोग खुशी खुशी जो है वो रह लेते हैं। लेकिन इजराइल इस बात पर नहीं माना क्योंकि इजराइल को डर था कि अगर आगे जाके अरब कंट्रीज जो हैं वो और ज्यादा पावर में आ गई तो वो इजराइल पे अटैक जरूर करेंगी। फिर 1993 में इजराइल भी इस पैक्ट पर मान गया और दोनों कंट्रीज ने व्हाइट हाउस में बैठकर इस पैक्ट पर साइन भी किया। लेकिन जब ये पैक्ट पूरा करने का टाइम आया तो इजराइल ने इसको फॉलो नहीं किया और कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं माने, जिसके बाद पैलेस्टीनियंस का इजराइल से यकीन उठ गया और यहाँ से शुरू हुआ हमस। पैलेस्टीनियंस ने अपनी एक हमस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और वो इससे जो है वो इजराइल से वॉर किया करते थे, वो गुरीला वॉर करते थे और जो अरब कंट्रीज थी वो फुली इसको सपोर्ट करती थी, फाइनेंशियली भी और वेपन्स के मामले में भी हर तरह से। और इन कंट्रीज के आपस में पीसफुली रहने के बीच में एक और बहुत बड़ी जो है वो हर्डल थी और वो ये थी कि जब भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर लीनियंट होने लगता था तो उसको लोगों का साथ नहीं मिलता था।
एक दफा जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने लीनियंसी दिखाई और लीनियन होने की कोशिश की, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, तो उसके लोगों ने उसको मार दिया था। और इसी तरह से जब फलस्तीन की तरफ से भी कोई प्राइम मिनिस्टर लीनियंसी दिखाता था तो उसके लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि एक ट्रस्ट जो था उन दोनों कंट्रीज के बीच में वो ख़त्म हो चुका था लोगों का एक दूसरे से। उसके बाद अभी तक जो है वो जेरूसलम पे जो है वो एक वॉर चल रही है कि ये एरिया जो होगा जेरूसलम वाला वो किसका होगा और कौन इस एरिया को जो है वो जीतेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।